चलिए ठीक है। देखो मैंने कल आपको बताया था कि एक क्वेश्चन तो आएगा √2 √3 या √5 को इरेशनल प्रूव करने वाला। घर जाके आपने रिवीजन किया? कितने बच्चों ने किया? ये ऐसा टॉपिक है जब तक आप इसको 10 20 25 बार नहीं करेंगे तब तक ये आपको नहीं आएगा। ये बात लिख के ले लीजिए। इतने अपने साल के एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। आप सोचे कि मैंने एक बार कर लिया मुझे आ गया, कभी भी नहीं आएगा। आप ना माने तो आप 10 दिन बाद इसको दोबारा करके देखिएगा, आप भूल चुके होंगे। तो आपको टाइम टाइम पे इसको रिवाइज करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे सेट क्वेश्चन है जो आएंगे ही आएंगे, जो हम आपको बता देंगे ये आता है एग्जाम में। तो उसमें से एक इरेशनलिटी है, ठीक है, और एक बीपीटी है। तो बहुत सारी चीजें जो आएंगी ही आएंगी, पक्का आती है वो, ठीक है। तो अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी है, सेम ही चीज है ये। एक उसने आपको समझा दिया और एक आपको उसने एग्जाम्पल की फॉर्म में दे दिया। एक एग्जाम्पल की फॉर्म में दे दिया ये वाला, ठीक है। अरे यार ये क्या कर रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट वाले, करते क्या है मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है कुछ भी। ये देखो, ठीक है। तो ये √3 इसने एग्जाम्पल भी दे दिया, एक इसने समझा दिया, और √5 भी सेम तरीका है, मैंने कल आपको बता दिया था। तो मुझे नहीं लगता कि √3 बताने की जरूरत है। अब इसमें ट्विस्ट कहाँ पर है? एक तो ये क्वेश्चन आता है, या फिर क्वेश्चन ऐसे आता है। देखो एक क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट, यही तो बता दे रही हूँ मैं, प्रूव दैट इस तरीके का, ये नहीं इस तरीके का। आपको आएगा प्रूव दैट 2 + √5 इज एन इरेशनल नंबर, ऐसा भी आ जाता है, ठीक है। खाली √5 नहीं दिया, 2 + √5 को दे दिया। तो दूसरी कैटेगरी ये है, ये सेकंड कैटेगरी है इसकी। कौन सी कैटेगरी है? सेकंड कैटेगरी ये है कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। अब क्या है, जैसे ही ये क्वेश्चन आ जाए तो आप खुश हो जाना, आप कहना बल्ले बल्ले। लेकिन ये क्वेश्चन आएगा तो ये 2 नंबर में आएगा, और वो वाला क्वेश्चन आएगा तो वो 3 नंबर में आएगा, ठीक है। ये मैं बात बता रही हूँ स्टैंडर्ड के लिए, स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए। लेकिन हो सकता है कि बेसिक में इसको भी 3 में दे दे। आजकल तो भगवान ही भरोसे है। सीबीएसई का दिमाग यहाँ से हिल चुका है, और सीबीएसई के दिमाग के पुर्जे खुल चुके हैं, क्योंकि वो आजकल बेसिक का पेपर को टफ दे रहा है, स्टैंडर्ड के पेपर को आसान दे रहा है कंपैरेटिव टू। मतलब आसान का मतलब ये नहीं है कि स्टैंडर्ड का बहुत आसान आ रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि बेसिक और स्टैंडर्ड का कंसेप्ट किसने बनाया? सीबीएसई ने बनाया। तो उसको वो कहना ये चाह रहा है कि बेसिक मैथ्स आनी चाहिए कुछ बच्चों को, और कुछ बच्चों को स्टैंडर्ड आनी चाहिए जो मैथ्स पसंद करते हैं। तो कुल मिला के कंसेप्ट ये है कि बेसिक मैथ्स का पेपर इजी आएगा। तो जो बच्चे 11th में या तो ह्यूमैनिटी या तो कॉमर्स या तो बायोलॉजी लेना चाहते हैं वो बेसिक ले लें, है ना। क्योंकि जब सरल पेपर आएगा तो स्कोर ज्यादा करना अच्छा होगा, आसान होगा। कंसेप्ट बता रही हूँ, ऐसा होता नहीं। और स्टैंडर्ड का पेपर वो बच्चे ले लें जिनको आगे मैथ्स ही पढ़नी है, तो उन्हें मैथ्स स्ट्रॉन्ग बनानी चाहिए, और आगे उन्हें मैथ्स तभी मिलेगी जब उनके पास स्टैंडर्ड मैथ्स होगी, तो वो स्टैंडर्ड ले लें। तरीका तो ये होना चाहिए था। अब सीबीएसई का दिमाग इतना हिल चुका है, वो खुद ही उसको बेसिक कह रहा है, और खुद इतना डिफिकल्ट पेपर उसने इस बार दिया था, पूरे इंडिया में हल्ला हो रहा था, है ना। तो ये था, अब कह कुछ नहीं सकते, लेकिन कंसेप्ट जो है वो ये है कि बेसिक का पेपर सीबीएसई ऐसा कहता है कि स्टैंडर्ड की तुलना में आसान आएगा। बेसिक के पेपर में 100 में से 90% या 80% या 75, चलो 75 भी नहीं, 70% क्वेश्चन बुक से ही आएंगे, बुक जैसे ही आएंगे, बुक से भी नहीं कह सकते, बुक जैसे, और 30% कहीं इधर उधर से भी आ सकते हैं बुक के ही कंसेप्ट पे बेस, ऐसा सीबीएसई कहते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड के पेपर में कहाँ से आएंगे, कहाँ से दिए जाएंगे, कोई पता नहीं है। ना कोई आपको ये बता सकता है कि एनसीईआरटी से ही आएंगे, ना कोई आपको ये बता सकता है कि आर.डी. शर्मा से ही आएंगे, ना कोई आपको ये बता सकता है कि आर.एस. अग्रवाल से। ये मैं इसलिए इतने दावे से कह रही हूँ क्योंकि मैंने अभी एक सीबीएसई के जो हेड हैं उन्हीं का भी एक इंटरव्यू देखा था, जब इस पे हल्ला हुआ था कि बेसिक का पेपर आसान आएगा। तो वो कह रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि हमने कब कहा कि किसी बुक से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा तो हमने कहा ही नहीं। वो कह रहे हैं अगर प्रीवियस क्वेश्चन ही रिपीट हो या किसी पर्टिकुलर बुक के क्वेश्चन ही छाप के हम दे दें तो फिर एग्जाम का मतलब क्या है? वो कह रहे हैं ऐसा हमने कभी नहीं कहा। वो उनका कहना है कि हमारा मतलब ये है कि आप तो कंसेप्ट सीखिए, आप ये सीखिए कि इरेशनल प्रूव कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ये मत कहिए कि बुक में तो √2 √3 और √5 ही दिया था तो मैं वही एग्जाम में दे दूं। आपको बस तरीका आना चाहिए इरेशनल प्रूफ कैसे करते हैं। फिर चाहे मैं √11 दूं, √13 दूं, √17 दूं, उससे आपको क्या फर्क है? ऐसे ही वो कह रहा है आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्रोसीजर पता होना चाहिए क्वेश्चन करने का, मेथड। क्यों दूं मैं बुक का क्वेश्चन? अगर आपको मेथड आता है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं उस मेथड और उस कंसेप्ट से रिलेटेड। ये सीबीएसई कह रहा है। तो अब मैं पिछले साल तक तो मैं ये मान के कह भी देती थी बच्चों से
कि बेसिक का पेपर सरल आएगा या बेसिक में ज़्यादातर बुक से आएगा, ये आएगा, लेकिन अब मैं किसी के बारे में स्टेटमेंट नहीं देना चाहती कि कहाँ से आएगा। आप ये मान के चलिए हमें तगड़ा करके कंसेप्ट सीखना है, क्वेश्चन पेपर कहीं से भी आ सकता है, बेसिक का भी स्टैंडर्ड का, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये सेट पेपर सेट करने वाले की मर्जी चल रही है। कभी तो वो इस क्वेश्चन को 2 नंबर में दे देता है, कभी इसी क्वेश्चन को 3 नंबर में भी देता है, लेकिन अगर मुझसे स्टैंडर्ड पूछा जाए, इसका स्टैंडर्ड माने क्या होता है, स्तर, ठीक है, स्तर, कौन से स्तर का, लेवल, स्तर भी नहीं कहना चाहिए स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड तो मानक को कहते हैं वैसे, स्टैंडर्ड माने लेवल मुझसे पूछा जाए तो ये सरल लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको 2 नंबर में ही दिया जाना ज्यादा उचित है 3 नंबर के, क्योंकि 3 नंबर जैसा इसमें कुछ है नहीं। कल जो क्वेश्चन बताया था उसमें 3 नंबर के लिए बहुत कुछ है, तो वो 3 नंबर में ही आता भी है और ये 2 नंबर में आता है। और कभी कभी वो क्या करता है, जोड़ के 5 नंबर का बना देता है। जैसे पहले तो वो आपको √3 इरेशनल प्रूव करने को दे देगा या √2 इरेशनल प्रूव करने को दे देगा, फिर उसी से जोड़कर भी एक क्वेश्चन दे देगा, समझ में आ रहा है। तो 3 नंबर का तो प्रूफ हो जाता है और 2 नंबर का उससे जुड़ा क्वेश्चन हो जाता है, ऐसे भी देता है 5 नंबर का बना के, ठीक है, सेक्शन बी में। तो अब ये क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, अब इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, मान लिया क्वेश्चन 2 नंबर में आ रहा है या 3 नंबर में आ रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है इस क्वेश्चन में कि पहले आप √5 को इरेशनल प्रूव करें। आपको √5 इरेशनल प्रूव करने को नहीं दिया है, आपको ये पूरा नंबर इरेशनल प्रूव करने को दिया है, जिसमें आप ये मानकर चलेंगे, क्या मानकर चलेंगे कि √5 इरेशनल है ही, यहाँ पर √5 को इरेशनल प्रूव नहीं करना है। तो बच्चे पहले पूरा √5 को कर देते हैं, जो जिनको ज्यादा ही आता है फिर इसको करते हैं, ऐसा नहीं करना, आपको पूरा नंबर इरेशनल प्रूव करना है। तो इसको शुरू कैसे, तरीका वही है, तो आप तरीका वही है लेकिन इसमें स्टेप बहुत कम है। आप कहेंगे लेट 2 + √5 इज अ रेशनल नंबर, क्या मान लेंगे इसको, रेशनल नंबर। अब ये जब रेशनल नंबर है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की डेफिनेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए कि हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यही कहता है रेशनल नंबर का डेफिनेशन। तो यानी कि जहां पर P और Q क्या है, को प्राइम है, P और Q क्या है, को प्राइम है, और P/Q पूरा क्या है, रेशनल है, क्योंकि उसको हम रेशनल मान रहे हैं ना। तो इसका मतलब है कि हम ये लिख सकते हैं कि 2 + √5 इज इक्वल टू P/Q, ये पहली क्वेश्चन बन जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, इतने में कोई दिक्कत है भाई? किसी भी रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर की परिभाषा या डेफिनेशन जो होती है वो यही कहती है कि रेशनल नंबर हम उसी को कह सकते हैं जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम कह रहे हैं, हमने मान लिया ना ये, ठीक है, हमने लेट करा है, लेट माने मानना, सपोज कर रहे हैं आप, तो आपने मान लिया। अब दूसरा स्टेप क्या है, हमें दिमाग में क्या रखना है, देखो बेटा, ये मैंने 2 + √5 लिखा, ये 2 - √5 भी हो सकता है, √5 + 7 भी हो सकता है, √5 + 2 भी हो सकता है, √5 - 2 भी हो सकता है, 2√5 या 2√7 + 3 भी हो सकता है, 2√2 + 8 भी, कोई भी नंबर दिया जा सकता है, एनी नंबर ऑफ दिस काइंड, सबका टाइप एक ही होगा करने का, ठीक है। तो फिलहाल में मैंने ये क्वेश्चन लिया, अपने मन से बना के ले लिया मैंने, क्वेश्चन कहीं दिया हुआ नहीं है, मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया। तो अब पहला स्टेप है, आप इसको रेशनल सपोज करेंगे और इसको P/Q की फॉर्म में लिखकर दिखाएंगे। दूसरा स्टेप होगा, याद रखना है आपको, क्या याद रखना है आपको, कि जो √5 है, इसको तो आप जानते हैं ना कि ये रेशनल होता है, इसको जानते हैं रेशनल होता है, रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर इरेशनल होता है ना। इसके अलावा हर चीज को उस तरफ ले जाना, इसके अलावा हर चीज को कहाँ ले जाना, राइट हैंड साइड पे। तो हम क्या करेंगे, √5 को तो ऐसे ही छोड़ देंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू P + P/Q प्लस नहीं आएगा माइनस, P/Q तो अपनी जगह पर ही है, 2 को मैं इधर ला रही हूँ -2, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा √5 इज इक्वल टू 2, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा P - 2Q/Q, इतना सॉल्व करना, ठीक है।
उसके बाद देखो ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये पूरा पार्ट रेशनल है, ये पूरा पार्ट क्या है, रेशनल है। तो आप कहेंगे ये, ठीक है, आप कहेंगे इन इक्वेशन टू P minus 2Q upon Q on right hand side is a rational number। ये जो पूरे को सॉल्व करके आएगा वो रेशनल होगा, ये सब रेशनल ही है, तो रेशनल नंबर। बट √5 on left hand side is irrational number। और एंड वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि इर्रेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। इर्रेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, है ना। इर्रेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। तो इट इम्प्लाइज दैट आवर assumption was wrong। assumption क्या था शुरू में, जिसको लेट किया था, इसका मतलब हमने जो अज्यूम किया था, जो माना था वही गलत था स्टार्टिंग से जो लेके चल रहे थे। Hence 2 plus √5 is a irrational number। क्यों कहा हमने ऐसा, क्योंकि इससे जो हम रिजल्ट निकाल रहे हैं, रिजल्ट ही बेतुका आ जा रहा है, ये गलत रिजल्ट है। इर्रेशनल कभी भी रेशनल के बराबर नहीं होता है। तो रिजल्ट निकला किस बात से, जिस बात को हम लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन को जहां से लेके चल रहे हैं, हमारे अजम्पशन से ही तो क्वेश्चन शुरू हुआ था ना। तो हम जब लेके चले तो लास्ट में रिजल्ट आ रहा है कि इरेशनल इक्वल टू रेशनल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इरेशनल और रेशनल तो दो बिल्कुल ही अलग कैटेगरी है। इरेशनल पूरी अलग कैटेगरी है और रेशनल पूरी अलग। ये मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, रेशनल और इरेशनल। यानी जो रेशनल है वो इरेशनल नहीं है, जो इरेशनल है वो रेशनल नहीं है। और यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ रहा है कि इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर आ जाए। इसका मतलब हमारी शुरुआत ही गलत थी। इसका मतलब शुरुआत क्या थी हमारी, शुरुआत में हम इस नंबर को क्या अज्यूम कर रहे थे, रेशनल अज्यूम करते। तो इसका मतलब ये रेशनल नहीं, इतना ही करना है। किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, दिमाग में एक ही बात रखनी है कि इधर साइड खाली रेशनल पार्ट को रख, इरेशनल पार्ट को रखना है और बाकी उधर ले लेना। फॉर एग्जाम्पल एक इसका एग्जाम्पल और बता, हो गया ये, एक एग्जाम्पल और बता देती हूँ इसका। अगर क्वेश्चन ऐसा आए, जैसे इसके साथ कुछ लिखा भी हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 + 3√5, ये क्वेश्चन है और इसको इरेशनल प्रूव करना, तो इसमें √5 के साथ भी कुछ लगा हुआ है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो तरीका तो वही रहेगा, इसको P/Q ले लेंगे, आप लिखेंगे सेंटेंस कि ये एक रेशनल नंबर है और उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर आपको यहाँ √5 भी रखना है, तो एक एक करके ले जाओ ताकि गड़बड़ ना हो। P/Q देखो 2 इधर है प्लस में, तो इधर जाके होगा माइनस में। तो पहले इतने को सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा 3√5 इज इक्वल टू, इसके नीचे 1 मान के ऐसे ले लो, तो ये हो जाएगा P - 2Q होल अपॉन Q हो जाएगा। लेकिन हमें इस साइड सिर्फ √5 चाहिए, है ना। तो √5 को छोड़ के 3 को भी उधर ले लो, तो 3 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में कहाँ जाएगा, तब ये ऐसा हो जाएगा। ध्यान रखना है कि यहाँ सिर्फ इरेशनल पार्ट ही रहना चाहिए, बाकी सब उधर। इस एग्जाम्पल को भी नोट कर लो, जिससे कि तुम्हें पता लगे कि ये क्वेश्चन सब में जो लिखाने में कर लेना है, कॉपी में कर लेना है, चाहे एक्सरसाइज में है या नहीं। क्वेश्चन बना लो उसका खुद ही। प्रूव दैट 2 + 3√5 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन बना लो इसका अपने मन से, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो आप इस तरीके का। और ये क्वेश्चन है और सोल्यूशन में आप प्रूफ लिखेंगे, और प्रूफ में आप लिखेंगे लेट अस सपोज that 2 + 3√5 is a rational number such that, इस तरीके से है, such that
कि उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके का। बात समझ आ रही है? कोई डाउट, कोई परेशानी? घर पे रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है रेगुलर? कोई दिक्कत आ रही है अभी तक के सिलेबस में? आ रहा है समझ में सबको? कितने बच्चे ट्यूशन जाने लग गए? रेज योर हैंड्स ईमानदारी से, उसमें झूठ बोलने की क्या बात है, वहाँ भी आप पढ़ने ही जाते हैं, कोई गलत काम करने थोड़ी जाते हैं। हैंड रेज करो। वहाँ पर भी पहला ही चैप्टर पढ़ रहे हो? कितनों को लग रहा है कि वो ट्यूशन जाएंगे ही नहीं? गुड गुड, वेरी गुड। आप जितनी खुद मेहनत करोगे ना उतना अच्छा फल निकलेगा। मैंने जब एमएससी किया था मैंने एक ही बार ट्यूशन पढ़ा है, एमएससी में 1 महीना पढ़ा मैंने। एक बुक होती थी फ्लूइड डायनामिक्स, वो मुझे नहीं आती थी, फिजिक्स जैसा होता है वो कुछ, तो मैंने 1 महीने सोचा इसका ट्यूशन पढ़ लेती हूँ। एमएससी जब मैं करी थी, फाइनल ईयर था मेरा, तो मैं 1 महीना उसका ट्यूशन गई। यहाँ पर एक कोचिंग हुआ करती थी जहाँ पर जेल रोड को टर्न करते वहाँ पर थी, अरुणिमा थी, पता नहीं कौन सी थी, जो भी थी, वहाँ मैं गई। 1 महीने मैंने पढ़ी, मेरे सबसे कम नंबर आए, और बाकी के 4 पेपर होते थे, 3 मैंने खुद से तैयार करे, उसमें अच्छे नंबर आए। और जिसका मैंने ट्यूशन पढ़ा उसमें सिर्फ मेरे 100 में से 40 नंबर आए, क्योंकि 5 में से मुझे 2 ही क्वेश्चन आते थे और मैंने 2 ही करे एग्जाम में, तीसरे को हाथ भी नहीं लगाया। और 2 क्वेश्चन 20-20 नंबर के थे, 40 नंबर आ गए, उसके अलावा कुछ नहीं आया। और मैं उससे संतुष्ट थी, मैंने किए ही 2 थे और 2 के पूरे आ गए। 3 करे, 20-20 नंबर के 5 क्वेश्चन आते थे, 100 नंबर का पेपर होता था, मुझे वैसे नहीं आती थी। तो जिसमें अगर आप अपनी तरफ से अगर आप कॉन्फिडेंट है कि मैं कर लूँगी तो खुद से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए। तो अब अगर हो गया ये इस तरीके के क्वेश्चन, तू उठ जाए यहाँ से, उठ जा, उठ फटाक से उठ जा, आगे आ जा। और तू पीछे वाली सीट पे जा, तीनों अलग अलग बैठे। और यहाँ जो 3-3 लड़कियां बैठी हैं इसमें से इधर आ, एक इधर से उठो और एक उधर से, खुशी उठ जा, आगे आके सबसे फ्रंट सीट पे। तुझे आगे नहीं बैठना है, तुझे यहाँ बैठना है। क्यों, आगे में दिक्कत है? नहीं दिख रहा है? मुझे दिख रहा है, बैठ जा। और एक तू भी आ जा आगे, सबसे आगे आ जा। और एक तू भी आ जा आगे, तू इसके साथ आ जा, किसी के भी एक के साथ आ जा, तू उधर हो जा, ठीक है? क्लास बड़ी बड़ी लगनी चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए एक ही सीट पे सारे बीच वाले रो में बैठ गए हैं, बीच वाले कॉलम में, और बाकी आधी क्लास खाली नजर आ रही है। अगर 4-6 भी आए हो तो इस तरीके से बैठो कि क्लास में थोड़ा दिखाई तो दे बच्चे। तो अगर अब ये 2 प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं तो आप इनको करने में सक्षम है। जितना अभी तक पढ़ाया है उससे बेस क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं अभी और बताऊंगी, आपको याद दिलाना है, एलसीएम एचसीएफ वाला जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है? तो ये एग्जाम्पल है इसका, सेम 5 - √3 को कह रहा है कि प्रूव करो, ये सेम वही करेगा। ये एक तरफ √3 रखेगा, बाकी सबको उधर ले जाएगा, ये इधर आ गया। तो यही मेथड है इसके करने का, ठीक है? तो ये एग्जाम्पल सारे करने हैं आपको। एक अलग कॉपी बनाइए जिसमें सिर्फ एग्जाम्पल करिए, एग्जाम्पल ऑफ चैप्टर 1, एग्जाम्पल ऑफ चैप्टर। कभी कभी क्या करता है ना, सीबीएसई गेम खेल देता है, एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं देता है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन। ऐसा गेम मैंने भी खेला था 9th में एक बार, कौन सा था, PT2, जिसमें मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम्पल से दे दिए थे जो आपने पढ़े ही नहीं थे। आप ही के साथ किया था मैंने ऐसा 10th, उस साल मैंने उस वाले PT में मैंने 10th को भी एग्जाम्पल ही दिए थे, और आप कभी एग्जाम्पल पढ़ते नहीं। देखो पहला क्वेश्चन आप कर लेंगे कॉपी में, दूसरा क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, कोई दिक्कत। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल्स। ये भी सेम ही है, आपको इनको क्या प्रूव करना है, इर्रेशनल, ठीक है? तो आप इसको क्या प्रूव कर लेंगे, क्या सपोज कर लेंगे, रेशनल। तो 1/√2 को जब आप रेशनल सपोज करेंगे तो आप इसको P/Q लिख लेंगे, है ना? तो यहाँ से इसको इधर, इसको तो √2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q/P। ये पार्ट क्या है, रेशनल, ये पार्ट क्या है, इरेशनल। और इरेशनल कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं होगा, ठीक है? और वैसे भी कह सकते हो, दूसरे तरीके से भी कह सकते हो कि √2 इज इरेशनल। अगर √2 इरेशनल है तो 1/√2 भी क्या होगा, इरेशनल। क्यों, मैं इसका कारण भी बता दूं, दूसरा तरीका ये है इसको करने का।
1 क्या है? रेशनल। रेशनल को ध्यान दीजिए, किसी भी रेशनल नंबर को ले लीजिए, किसी भी रेशनल नंबर को ले लीजिए, उसको अगर आप इरेशनल उसमें ऐड कर दें, उसमें से घटा दें, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, चारों केस में आपको रिजल्ट इरेशनल ही मिलता है। किसी रेशनल नंबर में अगर इरेशनल ऐड कर दें, अगर इरेशनल घटा दें, अगर इरेशनल से मल्टीप्लाई कर दें या फिर डिवाइड कर दें, चारों केस में जो रिजल्ट हमारे हाथ में आएगा वो क्या आएगा? इरेशनल। तो कॉमन सी बात, देखो हर क्वेश्चन को रट्टा नहीं मारना होता, ये दिमाग लगाना होता है। हमको इतना पता है कि 1 एक नेचुरल नंबर है जो रेशनल नंबर है, और हमको ये भी पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, और हम यहाँ पर एक रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो मिलेगा वो क्या होगा? इरेशनल। इसी तरीके से 7 एक रेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है, और √5 एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? एक रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रिजल्ट जो 7√5 जो बना वो क्या हुआ? इरेशनल। यहाँ पर हम 6 रेशनल है और उसमें इरेशनल नंबर ऐड कर रहे हैं, तो 6 + √2 क्या हो जाएगा? इरेशनल। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 6 इज अ रेशनल नंबर एंड √2। एग्जाम में लिखने का ढंग बता रहा है। अब देखो जो बैठा है वो कैसे कैलकुलेट कर, कैसे आपको मार्किंग करता है ये वो जाने, लेकिन दोनों मेथड सही है। आप ये भी लिख सकते हैं कि 6 इज अ रेशनल नंबर एंड वी आर एडिंग √2 in 6 which is an irrational number, and when we add a rational to an irrational we get a irrational number। ऐसे भी कर सकते हैं, और दूसरा मेथड वही है। तो आपको वो वाला प्रेफर करना है। वैसे प्रेफर कौन सा करना है? वो वाला। क्योंकि मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा बेटा, लेकिन कई ना टीचर्स भी रट्टाफिकेशन ही करते हैं, वो जड़ में नहीं जाते किसी भी चीज, उन्होंने भी रट्टा होता है, तो उनके दिमाग में सेट पैटर्न यही होता है कि बुक में ये मेथड दिया है तो यही मेथड सही है। बात समझ आ रही? और दूसरी बात एक और भी है कि 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आया है या 3 नंबर का आया है, उसमें सिर्फ आप एक लाइन लिख के भी 2 नंबर नहीं पा सकते हैं, ठीक है ना? तो ये वाली बात तो आप उस मेथड को करने के बाद भी लास्ट में लिख सकते हैं। ये तो एक लाइन है कि जब हम किसी रेशनल में इरेशनल ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमें इरेशनल होता है, तो वो मेथड फॉलो करने के बाद भी आप इसको लिख सकते हैं। तो कोशिश ये करिए कि वही वाला मेथड आप फॉलो करें, क्योंकि कई टीचर्स जो बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं उनके दिमाग में सेट होता है कि वो वही मेथड सही है, ठीक है? तो उस मेथड से करना है तो आपको पता ही है। इसको आप रेशनल सपोज करके ऐसे लिखेंगे, उसके बाद आप √2 = P/Q - 6 लिखेंगे, और यहाँ ऐसे हम लेके ये हो जाएगा P - 6Q/Q। इसमें भी कौन सा घंटों लग रहे हैं, इसी को फॉलो करना है ना, इसको फॉलो कर लेना। लेकिन ये जो मैंने बताया आपको स्टेटमेंट, इसको कहीं नोट करके फेयर कॉपी में नोट लिखकर ब्लैक पेन से इसको अलग से लिख के बॉक्स में बंद कर लेना, ताकि आपको याद रहे, ठीक है? आगे बढ़ जाए तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 इति समाप्तम एंड चैप्टर भी इति समाप्तम, इतना ही है पहले चैप्टर, छोटा सा चैप्टर, लेकिन इसके लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब कंसेप्ट में क्या क्लियर होना चाहिए आपको? अगर मोटे मोटे तौर पे रिवाइज करें तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या है, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या है, आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि इवन नंबर क्या है, आपको ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि ऑड नंबर क्या है, आपको ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि रेशनल किसे कहते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, कौन कौन से रेशनल होंगे, और आपको ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि इरेशनल क्या होते हैं। अगर इनमें कहीं आपको कंफ्यूजन है ना, तो आप इस कंसेप्ट को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। आप रट तो लेंगे पर आप सीख नहीं पाएंगे। आपको सीखना है, रटना नहीं है। क्या करना है? सीखना है, ठीक है? अच्छा, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए जो हमने इसमें पढ़ा। इसके अलावा आपने इसमें क्या पढ़ा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ी। क्या पढ़ी? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ी आपने। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं, मतलब तोड़ के प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं। और ये फैक्टराइजेशन सबके लिए यूनिक होता है। ये तो यूनिक होता है, कहने की जरूरत भी क्या है, वैसे तो हमें पूरी थ्योरम बोलनी पड़ेगी। भाई किसी को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो सबके प्राइम फैक्टर तो अलग ही अलग होंगे ना, 15 के अलग होंगे, 18 के अलग। जब नंबर ही अलग है तो उसके फैक्टर्स भी तो अलग ही होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा, आपने एक रिलेशन पढ़ा कि एलसीएम और एचसीएफ और इसमें
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना। क्या पढ़ा आपने? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। किसी को भी पहले लिखो बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 3 नंबर हो तो उसके फॉर्मूले यहाँ दिए गए हैं। हालांकि 3 नंबर के क्वेश्चंस आपके उसमें नहीं दिए गए हैं, एलसीएम एचसीएफ निकालने का तो दिया गया है ना, लेकिन वो जो उनमें रिलेशन है उसके लिए नहीं दिया गया। तो रिलेशन यही है, सेम उसी तरीके का है। तीनों नंबर का जो एलसीएम और एचसीएफ होगा वो तीनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो वो यहाँ पे दिए हुए, इन फॉर्मूलों को भी आप जो आपके समरी में फॉर्मूले दिए होते हैं ना बुक में, वो सब आपको कॉपी पे लिखने हैं। ये सारा काम जो मैं मुंह से बोल के बता रही हूँ ना बेटा, ये आपको कॉपी में करना है, हवा में नहीं करना। अच्छा, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रही थी जो एग्जाम में आता है, पिछली बार भी आया था, उससे पिछली बार भी आया था, और सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में भी दिया था। सीबीएसई क्या करता है ना, अगर आपको स्टैंडर्ड का पेपर देगा, बेसिक में भी स्टैंडर्ड में भी, वो कहता है मैं एलसीएम एचसीएफ तो निकालने को दूंगा, तो मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे देता है, लेकिन इतना आसान नहीं दूंगा, थोड़ा कुछ तो देखूं कि तुम्हें कंसेप्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो क्या करता है, वो आपको कैसे देगा, लेट Q and R are two numbers and two composite numbers. Two composite numbers. Two composite numbers. आज 2 पीरियड है and their prime factorization is P and Q की जगह मैं इसको A और B लिख देती हूँ। is as follows। आपको कह रहा है कि दो A B कोई 2 नंबर है जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा है, A इक्वल्स टू है पी क्यू इंटू आर स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, और B का दे देगा, ये P है ना, P है, इसका दे देगा P इंटू आर क्यू इंटू क्यू क्यू, और आपसे कहेगा 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इनका एलसीएम और एचसीएफ बताओ, या कोई एक पूछ लेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नंबर्स में नहीं देगा, ऐसे देगा। तो कैसे करेंगे, कोई मुझे बताएगा इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, ये क्वेश्चन नोट कर लेना है। एचसीएफ बताओ इसका, पी आर क्यू। देखो ये आपने ये मान के चलना है जो अलग अलग फैक्टर्स है नंबरिंग, तो यहाँ P का क्यूब है, यहाँ P एक बार है, यहाँ R का स्क्वायर है, यहाँ R क्यूब है, यहाँ Q का स्क्वायर है, यहाँ Q का क्यूब है। तो हमको कैसे लेना होता है, हमको जितनी बार कॉमन है वो लेना होता है। तो P यहाँ एक बार है, यहाँ 3 बार है, तो एचसीएफ के लिए हम P एक ही बार ले पाएंगे क्योंकि कॉमन तो एक ही बार है। R यहाँ क्यूब में है, यहाँ 2 बार है, तो R 2 बार कम से कम कॉमन है, तो R स्क्वायर ले लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि एक में 2 बार है, एक में 3 बार है, कम वाला लेना है क्योंकि कॉमन उतने ही बार है। यहाँ Q स्क्वायर है, यहाँ Q क्यूब है, तो हम क्या ले लेंगे, Q का स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ये दिया रहेगा ऑप्शन में, 4 ऑप्शन दे देगा, चारों में अलग अलग देगा। तो आपको बुद्धि लगानी है, आप तो घबरा जाते देख के, ये क्या दिया, नंबर तो दिए, पी आर क्यू ए बी सी डी क्या दिया हुआ है, ऐसा नहीं सोचना। आपको कंसेप्ट याद रखना है कि क्या मतलब है। उसके बाद हम देखेंगे एलसीएम। एलसीएम में सारे फैक्टर्स लेते हैं और उनके हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो P की सबसे बड़ी पावर क्या है, Q है, और R की सबसे बड़ी पावर क्या है, R क्यूब है, और Q की भी सबसे बड़ी पावर क्या है, Q। ये इसका एलसीएम हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अच्छा, ये भी हो सकता था इफ यहाँ पर अगर इसने S भी दिया होता और यहाँ पर इसने अगर Z भी दिया होता, तो तब एचसीएफ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एचसीएफ तो कॉमन ही वाले आते हैं, कॉमन होने जरूरी है, मतलब दोनों में जरूरी है होना। तो अब इसमें Z है और इसमें नहीं है, तो एचसीएफ में Z नहीं आएगा। इसमें S है लेकिन उसमें नहीं है, तो एचसीएफ में S भी नहीं आएगा। लेकिन एलसीएम पे फर्क पड़ जाएगा क्योंकि एलसीएम में सारे आते हैं, चाहे वो एक में हो चाहे दोनों में।
ठीक है ना। तो एलसीएम में यहाँ पर इस केस में, इस नए केस में एलसीएम में यहाँ पर एस भी आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, जेड भी आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही। तो ऐसा क्वेश्चन है। अब आप बोर्ड का स्टैंडर्ड समझ गए होंगे। बोर्ड में वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं जैसे बुक में होते हैं, सिंपल नहीं आएंगे, क्योंकि वो जो सिंपल वाला एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है वो तो 6th लेवल का क्वेश्चन है, 7th लेवल का क्वेश्चन है। वो बोर्ड में क्यों देगा, बोर्ड में देगा एलसीएम एचसीएफ, लेकिन इस तरीके का देगा। तो सोचो 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, और 1 नंबर में भी आपको इतना दिमाग लगाना है। मैं गारंटी दे सकती हूँ कि 100 में से 75% बच्चे तो इसको देखकर ही छोड़ देंगे, वो दिमाग भी नहीं लगाना चाहेंगे। वो ऊपर तो एलसीएम एचसीएफ देख के खुश हो जाएंगे, लेकिन जब वो देखेंगे कि ये दिया हुआ है तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। 75% बच्चे इसमें दिमाग लगाएंगे ही नहीं। इसमें या तो तुक्का मारेंगे दूसरे से पूछ के, या फिर इस क्वेश्चन को लास्ट में कुछ भी ऑप्शन लिखाएंगे। अच्छा, उसके बाद इसमें 15% बच्चे ऐसे होंगे जो दिमाग लगाएंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन वो एलसीएम और एचसीएफ गलत निकाल के आएंगे, क्योंकि उनको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। निकाल के तो आएंगे लेकिन गलत, क्योंकि कई बच्चे मतलब 100 में से कम 70% बच्चे एलसीएम में भी कॉमन ही ढूंढते हैं। वो ये दिमाग नहीं लगाते कि एलसीएम में वो फैक्टर दोनों में होना जरूरी नहीं होता, वो कॉमन ही वाले चुनते हैं। हाईएस्ट पावर तो ले लेंगे वो, लेकिन कॉमन वाले, जैसे वो इसी क्वेश्चन को जब इस स्टेज पे करेंगे तो वो हाईएस्ट पावर ले लेंगे, लेकिन वो इतना ही आंसर लिखेंगे। क्यू का क्यूब आएगा, क्यू का क्यूब नहीं, सॉरी, ठीक है, ये इतना ही आंसर लिखेंगे। उनको लगेगा जेड यहाँ है पर यहाँ नहीं है, एस यहाँ है पर यहाँ नहीं है। तो वो एचसीएफ अगर सही भी निकाला है, लेकिन अगर एलसीएम पूछा जाएगा तो एलसीएम गड़बड़ करेंगे। तो इसका मतलब 75, 80, 90% भी क्या, 95% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। अगर उनको बताया नहीं गया हो, क्लास में बताया भी गया हो, फिर भी गलत करेंगे। 5% बच्चे ऐसे कंसेप्ट को ग्रेस्प करते हैं। तो ये टफ नहीं होता है, हम ध्यान नहीं लगाते, बिल्कुल भी टफ नहीं है। इसको अगर जिस बच्चे को आता है उसको इसको करने में 2 सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड मान लो, ज्यादा 10 सेकंड मान लो, 10 सेकंड से ऊपर का क्वेश्चन नहीं। तो 1 नंबर में ज्यादा देखो 20 क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के, तो नो डाउट उसमें से 5 या 6 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हाई अचीवर्स ही करेंगे, जो जिनका आईक्यू बहुत ऊपर है, ऐसे ही पेपर सेट किया जाता है। लेकिन 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको लो अचीवर भी करेगा, मतलब कुछ क्वेश्चन उसमें इतने सरल डाले जाएंगे कि उसको लो अचीवर भी कर ले, जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो। कुछ तो डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी डाल देते हैं, है ना। और फिर 10 से लेके कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको मीडियोकर्स भी करेंगे, मतलब वो इनको भी कर लेंगे और प्लस 3-4 क्वेश्चन और कर लेंगे। तो इस तरीके से पेपर सेट किया जाता है। ऐसा नहीं कि पूरे के 20 के 20 क्वेश्चन कठिन ही आ जाए या पूरे 20 के 20 क्वेश्चन सरल ही आ जाए, ऐसा नहीं होता। बोर्ड का पेपर एक आदमी नहीं बनाता है, पूरी कमिटी बैठ के सेट करती है सीबीएसई में। एक उसके लिए पेपर सेटिंग कमिटी बनाई जाती है, एक आदमी नहीं बना रहा होता है पेपर, ठीक है ना। तो वहाँ पर ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया, कहीं से भी क्वेश्चन टेप दिया, ऐसा नहीं होता है। बहुत देख के समझ के फिर वेरीफाई होता है, बहुत कुछ होता है, तब पेपर बनता है। तो ना तो बहुत इजी बनता है, ना बहुत डिफिकल्ट बनता है, एक लेवल्ड पेपर होता है जिसमें सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ब्लूप्रिंट का कितना वेटेज। अच्छा, एक चीज़ और मैं सीबीएसई का तुमको वो भेज दूंगी सिलेबस, उसमें वेटेज भी लिखा हुआ है। वो वेटेज और वो सिलेबस प्रिंट आउट करके तुम्हें फ्रंट पेज पे लगाना, शुरू में ही लगा लेना। एक तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमें क्या पढ़ना है। सीबीएसई की साइट से आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस ऑफ मैथ्स फॉर 2026-27 लिखना आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड करना, 1-2 पेज का होगा, प्रिंट आउट निकालना और कॉपी में पहले लगिए। पिछली बार एसी सर बहुत नाराज हुए थे इसके लिए, पिछली बार भी कहा था, बच्चों ने लगाया, मुझे बहुत गुस्सा हुए थे। 10th में तो उन्होंने बवाल मचा दिया था, मैं ही थी इस क्लास में, बताया था मैंने आपको। दूसरा, आपको ब्लूप्रिंट के साथ साथ सिलेबस के साथ साथ वेटेज भी पता होना चाहिए। अब आप कहेंगे वेटेज क्या होता है? वेटेज मतलब किस यूनिट से कितना आता है। आपका जो पूरा सिलेबस है वो 4-5 यूनिट में डिवाइड है, तो उसमें से किसी यूनिट का वेटेज ज़्यादा है और किसी यूनिट का वेटेज कम है। किसी से 15 मार्क्स का पूछा जाता है 80 में से, किसी में से 80 से 25 मार्क्स का पूछा जाता है, किसी में 80 से सिर्फ 5 ही मार्क्स का पूछा जाता है, किसी में 80 से 10 मार्क्स का 12 मार्क्स का पूछा जाता है। तो जिसका वेटेज ज़्यादा है उन चैप्टर्स को आपको ज़्यादा समय देना है, ज़्यादा मेहनत करना है। समझ में आ रहा है?